हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज के लेक्चर में हम देखेंगे पाइथन टोकन्स। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन एक ओपन सोर्स है। हाई लेवल लैंग्वेज विच इज इक्वलेंट टू योर प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इसमें जब प्रोग्राम लिखोगे तो आपको लगेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं। सेकेंडली, आप ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, और इसका कोड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पाइथन कैसे लिखी, कैसे पाइथन बनी, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। वेरी इजी टू यूज। पाइथन इज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रोसम इन दिसंबर 1989। ओके, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हम डिस्कस करने वाले हैं टोकन्स। टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट। तो ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। सो टोकन्स क्या है? टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, इसको इज कॉल्ड द टोकन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे आपने लिखा इफ, जैसे आपने लिखा वेरिएबल कुछ, तो ये सब टोकन के अंदर आते हैं। तो टोकन में क्या क्या चीजें आती हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, और इस आइडेंटिफायर्स को हम नेम भी बोलते हैं, अभी डिस्कस करते हैं क्या है ये। लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। लेट अस फर्स्ट लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, मैं पाइथन स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन, ये मेरा पाइथन CLI आ गया। अगर मैंने लिखा इफ, अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं z इक्वल्स टू 1, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया इफ इक्वल्स टू 1, तो ये रोंग हो गया। क्योंकि इफ एक रिजर्व वर्ड है, इसकी अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इसको यूज करने के लिए। आप इसको वेरिएबल की में यूज नहीं कर सकते। तो यही चीज मैं बोलने जा रहा हूं यहाँ पे। These are the predefined reserve words that have special meaning to the language compiler or interpreter. These keywords cannot use as an identifier. आप उसको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, या किसी का नाम, वेरिएबल का नाम अगर आपने यूज कर लिया या किसी फंक्शन का नाम यूज कर लिया, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। समटाइम्स इट मे बी कमांड और पैरामीटर। कभी कभी आप, ये जो आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, ये कमांड भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। ये कुछ मैंने लिस्ट दी है रिजर्व वर्ड्स की, जैसे डेफ हो गया, फंक्शंस डिफाइन करने के लिए एल्स, फॉर, इंपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आप एक वॉक थ्रू कर लेना इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई नेम देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूल्स को, तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएटर कैरेक्टर सच एज $, परसेंटेज विद इन द आइडेंटिफायर। तो आप ये वेरिएबल नेम में या किसी फंक्शन नेम में आप ये पंक्चुएटर्स यूज नहीं कर सकते। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सिस्टम एंड द सिस्टम, अगर आपने एक सिस्टम लिखा कैपिटल S, और यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम स्मॉल s से, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ओके, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अभी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो हम पाइथन में यूज करते हैं, कि जो क्लास नेम है वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। आप किसी भी वेरिएबल को देखोगे, उसको देखते ही आपको पता लग जाए कि ये क्लास है, ये फंक्शन है, क्या है। तो आप, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो क्लास नेम है स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, ऑल द आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द, ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लोअर लेटर्स, और बाकी जो आइडेंटिफायर्स हैं वो लोअर लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। Starting an identifier with a single leading underscore indicates identifier is private. तो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं कुछ, जो जिनका स्कोप लिमिटेड होता है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अंडरस्कोर अगर एक लगा हुआ है बाहर, अगर दो अंडरस्कोर लगे हुए तो वो स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाता है। इफ द आइडेंटिफायर्स आल्सो एंड्स विद टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स, द आइडेंटिफायर इज लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। अगर कोई वेरिएबल का नेम आपका लिखा हुआ है, दो अंडरस्कोर लास्ट में लगे हुए,
तो उनको उसको हम बोलते हैं दैट इज बेसिकली मेंट फॉर द सिस्टम डिफाइंड और द लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम्स। अभी मैंने कुछ ये एग्जांपल्स दिए हैं आपको वैलिड आइडेंटिफायर्स के। आपने एक वेरिएबल ले लिया माई एसटीआर, करेक्ट है। ये ले लिया अंडरस्कोर टेस्ट, ये भी करेक्ट है। पाई ले लिया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये सब बिल्कुल वैलिड आइडेंटिफायर्स है। ये इनकरेक्ट है, कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कोई रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, उसमें हम पंचुएटर्स यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिफायर्स के बारे में। अब देखते हैं लिटरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरल्स में क्या होता है कि आप वैल्यू असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल को। सो पाइथन लिटरल्स आर डिफाइंड एज डेटा दैट आर गिवन टू ए वेरिएबल और कांस्टेंट। तो कौन कौन से लिटरल्स हैं? ये है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स are formed by enclosing the text in quotes. We can use both single as well as double quotes. अभी देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया रमन, बिल्कुल करेक्ट है। ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग वैल्यू है। लिटरल मतलब वैल्यू है उसकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रमन ऐसे भी, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। तो आप किसी वेरिएबल में भी इसको वैल्यू डाल सकते हो एक सिंगल लाइन में। सो मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को अगर प्रिंट कराऊंगा तो हेलो वर्ल्ड। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंट टेक्स्ट, ओके, दोनों वैलिड है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग, तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन लाइन स्ट्रिंग मतलब आपको मल्टीपल लाइंस में उसको डालना है। तो मैंने अब लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट, मैंने लिखा हेलो। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो ये एरर देता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सिंगल कोट को क्लोज करूंगा। लेकिन अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो स्लैश एंटर। अब ये अलाउ करेगा कि मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूं, और मैं लिख दिया वर्ल्ड, ओके। तो मल्टी लाइन में मैं स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने लिखा टेक्स्ट, तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये वाला एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। अब मान लिया आपने कोटेशन मार्क यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। सो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स भी मल्टी लाइन के लिए होता है। सो इफ आई से एक वेरिएबल ले लेते हैं str2 इक्वल्स टू ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, मैं लिखा हेलो और यहाँ पे वेलकम टू पाइथन कोर्स, और मैंने ट्रिपल कोर्स को क्लोज कर दिया। अगर मैं str2 को प्रिंट कराऊंगा तो देखो, अब इसमें और ऊपर वाले इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें देखो इसने नेक्स्ट लाइन नहीं लिया, इसने इसको स्लैश एन लिया। स्लैश एन इंडिकेट करता है कि एस्केप आइडेंटिफायर होता है जिसका पर्पज होता है नेक्स्ट लाइन। अभी देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा प्रिंट एंड str2, तो ये देखो ये नेक्स्ट लाइन स्लैश एन कैसे इंटरप्रेट हुआ, नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन। सो हेलो नेक्स्ट लाइन वेलकम टू पाइथन कोड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो गया ये, ठीक है। तो ये ट्रिपल कोट्स में होता है। अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल लिटरल्स। न्यूमेरिकल लिटरल्स क्या होते हैं? जिसमें आप नंबर की वाली वैल्यू डालते हो। इसमें साइंड इंटीजर होते हैं, साइंड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और इनकी
वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ठीक है। लॉन्ग इंटीजर्स जिसमें बहुत आप ज्यादा वैल्यू डाल सकते हो, जैसे इसको लास्ट में एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ये नंबर और लास्ट में लिख दिया एल, तो एल का मतलब इट्स ए लॉन्ग वैल्यू। फ्लोट, फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। आपने लिखना है 3.5 या -3.5। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपका इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है, तो ये सभी न्यूमेरिकल लिटरल्स में आते हैं। अब जैसे ये वैल्यू है, अभी देखो इसके अंदर क्या है कि ये एक बाइनरी वैल्यू है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10100, तो ये इसको डेसिमल वैल्यू ले लेगा। लेकिन मुझे ये मेरी एक बाइनरी वैल्यू है, तो बाइनरी वैल्यू को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ ओपन करता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। इस कैलकुलेटर में अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे एक प्रोग्रामर का है, तो मैं इस पे गया। अब मैंने यहाँ पे बाइनरी वैल्यू डालनी है, तो क्या बाइनरी वैल्यू डालनी है, ये बाइनरी वैल्यू डालनी है। तो देखो इसकी डेसिमल वैल्यू 20 आई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये ऑक्टल वैल्यू डालूं 215, तो मैं ऑक्टल में गया और यहाँ वैल्यू डाल दी 215, तो देखो डेसिमल वैल्यू दे रहा है, इसकी ऑक्टेट दे रहा है। तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं ये वेरिएबल लूं x इज इक्वल टू 10, अब मैं इसको पाइथन में देखता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके गलत हो गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। कुछ अभी स्पेस आ गया एक, इसलिए एरर दिखा रहा है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूंगा प्रिंट x, तो देखो 20 आया। अगर मैं x की वैल्यू देख रहा हूँ तो x की वैल्यू 20 है। क्यों 20 है, क्योंकि ये बाइनरी कन्वर्ट हुआ डेसिमल में। इसी तरह अगर मैं y इज इक्वल टू सिंपल ले लेता हूँ 100 और y की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो 100 ही है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, कोई इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं। अगर b लिखा हुआ है तो कन्वर्जन की जरूरत है। इसी तरह ऑक्टेट के लिए अगर आपने ये वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, आपने z इक्वल्स टू रख दिया, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं बाइनरीज और ऑक्टेट के लिए, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं प्रिंट z कर दूंगा तो 141 उसकी डेसिमल वैल्यू। सेम केस हेक्साडेसिमल। तो ये फ्लोट वैल्यूज है। फ्लोट इक्वल्स टू 100.5, फ्लोट 2 इक्वल्स टू 1 ई। ई क्या होता है, 10 रेस टू द पावर। अब आगे जो आपने वैल्यू दी है 2, तो ये क्या होगी, 1.5 है, तो इसने इसको 150 लिख दिया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल। तो जिसके साथ ये जे लगा हुआ है, अगर आपके नंबर में जे लगा हुआ है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे, मान लिया मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 3 + 7 जे। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट, सो ए डॉट आई एम जी करूंगा। 1 सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी मैंने। आई ए इमेजिनरी, ओके। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7, और इसका रियल पार्ट क्या है, 3। तो ए डॉट रियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ये वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसमें बुलियन लिटरल्स। बुलियन में क्या वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, ओके। सो इसमें वैल्यू आएगी या तो ट्रू या फॉल्स। अब फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है एक्स, एक्स में मैंने वैल्यू डाल दी ट्रू, ओके। तो
इसको मुझे सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं, देखो अभी ये देखो स्ट्रिंग है, अगर मैंने x इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया ट्रू, अब ये बुलियन है। आपको कैसे पता चलेगी कि इसकी डेटा टाइप क्या है? एक टाइप होता है टाइप एक्स, तो देखो ये दिखा रहे बुलियन टाइप का। अगर आप लिखोगे x इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ द x, तो आप देखोगे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो और आप उसकी डेटा टाइप देखना चाहते हो, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर रहे कि ये इंटीजर है, ये बुलियन है, तो उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। ओके तो इसमें देखो ये आ गया आपका टाइप इक्वल्स टू टाइप ऑफ एक्स विच रिटर्न्स str। तो एक्स के अंदर मैं ट्रू फॉल्स देखो, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक, ये एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर कैपिटल लिख रहे हो तो डिफरेंट मीनिंग है, स्मॉल लिख रहे हो तो डिफरेंट मीनिंग है। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू फॉल्स और एक्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो दोनों में डिफरेंस है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा दूसरे को, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन जब आप कैपिटल एफ से लिखते हो फॉल्स, तो इसका मतलब वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, नाउ तो ये बुलियन आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इक्वल्स टू, अब मुझे क्या रखना है, मुझे एक वैल्यू चेक करनी है, वन इक्वल टू वन है कि नहीं। ओके, जो कि ट्रू है। अगर मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स, तो ये मुझे ट्रू देगा। अब मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू टू, वन इक्वल्स टू ट्रू। अब प्रिंट कराते हैं एक्स को, अब फॉल्स हो गया क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जो वैल्यू है वो पास कर सकते हो। अब जो ट्रू होता है वो वन को इंडिकेट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू इसकी वन है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू ट्रू प्लस से 10, और मैं a को प्रिंट करूंगा तो 11 हो जाएगा। और डेटा टाइप ऑफ a क्या होगी, टाइप ऑफ a इंटीजर। इसी तरह अगर मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू फॉल्स, ओके, फॉल्स का मतलब है 0 प्लस 10, और a को प्रिंट करूंगा तो वो 10 ही आएगी। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया। कुछ स्पेशल लिटरल्स होते हैं। स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं कि उसकी वैल्यू होती है नन, तो वो नन का मतलब कोई वैल्यू नहीं, इट्स ए गार्बेज। और उसमें कुछ मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा तो वो वही बन जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10, तो अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो 10, x इज इक्वल टू मैंने ले लिया नन, और x को प्रिंट कराऊंगा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो x जो इंडिकेट कर रहा है वो नल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब कुछ कलेक्शंस है, ये कलेक्शंस क्या है, इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। तो पहली है लिस्ट कलेक्शन। लिस्ट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, लिस्ट को हम इंडिकेट करते हैं, आप एक वेरिएबल ले लो, जैसे इसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज डाल रहा हूँ, 1 2 से 99, और कॉमा लगाना है आपने। ठीक है, से 100, तो ये एक लिस्ट है। लिस्ट की को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। आपने फर्स्ट वैल्यू देखनी है तो आप करोगे, ये x आपकी लिस्ट है, देख लेते हैं इसको, टाइप ऑफ x, देखिए लिस्ट टाइप है। अगर मैं लिखूंगा x0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है। अगर मैं लिखूंगा x1, तो ये सेकंड एलिमेंट है। x2 थर्ड एलिमेंट, x4 फोर्थ एलिमेंट, x4 नहीं है, सॉरी 3। टोटल अगर आप इसकी लेंथ देखोगे, जीरो से स्टार्ट करा है क्योंकि मैंने, तो इसलिए 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसने एरर दे दिया।
आप रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हो। अगर मैंने लिख दिया x-1, तो ये लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। अगर मैंने लिख दिया x-2, इस सेकेंड लास्ट एलिमेंट को -3 -4, इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें हेट्रोजीनियस वैल्यूज भी आ सकती हैं, जैसे आपने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू, आपने लिख दिया 1 2, फिर आपने एक नेम स्टोर कर दिया से रमन, फिर आपने एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, तो इससे कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट। अगर मैं x को देखूंगा तो उसमें अब डिफरेंट वैल्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिक हैं, कुछ स्ट्रिंग हैं, कुछ बुलियन है। इसी तरह नेक्स्ट है ट्यूपल। ट्यूपल बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं, जो भी आपको लगे। तो ये भी लिस्ट होती है, लेकिन ये रीड ओनली होती है। अभी इसमें क्या है कि अगर मैं लिखूं x1 x0, x0 क्या है मेरा, वैल्यू 1 है। अगर मैं लिखूं x0 इक्वल्स टू से 12, तो ये चेंज हो गया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी 12 से। लेकिन ट्यूपल क्या होते हैं, रीड ओनली लिस्ट होती है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये पैरेंथेसिस से। अब इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x0 इक्वल्स टू 12, तो ये एरर आ गया, टपल डज नॉट हैव सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। तो आप उसको आइटम असाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज इट इज सेम एज योर लिस्ट। ओके, इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जो कि सेट्स है। तो सेट्स में क्या होता है कि इसके अंदर आपका एक डेटा सेट होता है। ठीक है, इसको आप कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हो, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सो पाइथन सेट इज ए कलेक्शन ऑफ द अनऑर्डर्ड डेटा सेट, इट इज एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा। ओके, इसमें क्या होता है कि हर एक जो एलिमेंट है वो कॉमा से सेपरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है एप्पल एंड अनऑर्डर्ड, ऑर्डर लिस्ट है आपकी, एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो ये ऐसे कुछ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसका यूज देखेंगे हम आगे जाके कि सेट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी जो तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। दो स्ट्रिंग को आपने कंकेटिनेट करना है, दो नंबर को आपने ऐड करना है, आपने प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो आप बाइनरी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कुछ, तो आपको कोई ना कोई ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ट्रिगरिंग सम computation when applied to the variables or other objects in an expression। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये इंटीजर डिवीजन के लिए, और परसेंटेज रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, और फिर उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट राइट शिफ्ट, और उसके बाद आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स हैं, इज नॉट, रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट, मेंबरशिप, नॉट इन, इन, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें आप अर्थमेटिक असाइनमेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं कि आपने अगर अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चराइज करना है सेंटेंसेस में, लाइक आपने कमेंट लिखने हैं, आपने लिस्ट इंडिकेट करनी है, या और भी कई चीजें हैं जो हम पाइथन में स्ट्रक्चराइज करते हैं अपने सेंटेंस को, हम इंडेंटेशन करते हैं, कॉलन लगाते हैं, तो ये सब पंचुएटर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टोकन्स का क्या यूज है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, इन सभी चीजों को यूज करेंगे अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है,
चलिए अभी इस लेक्चर को, ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर और लाइक करना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना। थैंक यू।